नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की कहानी की बात करेंगे जो व्यापार से शुरू हुई और एक पूरे साम्राज्य पर जाकर खत्म हुई। जी हाँ, ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ भारतीय शासक, दूसरी तरफ कंपनी का एक एजेंट। दिखने में तो ये एक आम मुलाकात लगती है ना? पर असल में यहाँ ताकत का पलड़ा पूरी तरह एक तरफ झुक चुका था। अब सवाल ये उठता है कि ये नौबत आई कैसे? तो फिर सवाल वही है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ मसाले और कपड़े खरीदने आई थी, देखते ही देखते पूरे सब कॉन्टिनेंट की मालिक बन बैठी? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जब कंपनी का भारत आने का सिर्फ एक ही मकसद था, व्यापार और सिर्फ मुनाफा। देखिए सब कुछ कितना छोटा शुरू हुआ था। साल था 1651। बंगाल में हुगली नदी के किनारे एक छोटी सी फैक्ट्री खोली गई। अब ये फैक्ट्री मतलब कोई कारखाना नहीं था जैसा हम आज सोचते हैं। ये तो बस एक गोदाम था, एक ट्रेडिंग पोस्ट। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा, अरे हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, और एक किला बनाना शुरू कर दिया। और फिर अधिकारियों को थोड़ी रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी हथिया ली। और जानते हैं, इन्हीं में से एक गांव आगे चलकर कलकत्ता बना। पर असली गेम चेंजर जो टर्निंग पॉइंट था, वो था मुगल बादशाह औरंगजेब का एक शाही फरमान। इस फरमान ने कंपनी को एक सुपर पावर दे दी, बिना कोई टैक्स या ड्यूटी दिए व्यापार करने की इजाजत। सोचिए, बाकी सब टैक्स दे रहे हैं और आप नहीं। बस इसी एक छूट ने कंपनी को अपने सारे कॉम्पिटिटर्स से इतना आगे कर दिया कि यहां से उनके इरादे भी बदलने शुरू हो गए। तो जब व्यापार में इतनी जबरदस्त ताकत आ गई, तो कंपनी ने अपनी राजनीतिक भूख को मिटाने के लिए एक से बढ़कर एक शातिर रणनीतियां अपनानी शुरू कर दी। उन्होंने एक नया पद बनाया, रेजिडेंट। सुनने में तो ये बस एक पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट लगता था। इनका काम था भारतीय राजाओं के दरबार में कंपनी के हितों की रक्षा करना। पर असल में ये कंपनी के जासूस थे, रियासत के अंदरूनी मामलों में दखल देते थे, यहाँ तक कि ये भी तय करते थे कि अगला राजा कौन बनेगा। और मजे की बात यह है कि अंग्रेज खुद भी जानते थे कि ये रेजिडेंट कितना पावरफुल है। स्कॉटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने तो साफ साफ लिखा था कि रेजिडेंट ही असल में उस देश का राजा है। जब तक सब कुछ उसकी मर्जी से चलता, शांति रहती। लेकिन जैसे ही कोई राजा अपनी चलाने की कोशिश करता, बस कंपनी बवाल खड़ा कर देती थी। इसके बाद आया एक और खतरनाक जाल, सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। ये एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था। कंपनी कहती थी, आप अपनी सेना भंग कर दो, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बदले में राजाओं को कंपनी की सेना का सारा खर्चा उठाना पड़ता था। मतलब अपनी ही आज़ादी की कीमत चुकाओ। और अगर कोई राजा पैसे देने में जरा भी चूका तो उसका इलाका गया कंपनी के हाथ। और फिर आई सबसे सीधी, सबसे आक्रामक पॉलिसी, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका नियम बहुत ही सिंपल और क्रूर था। अगर किसी राजा की मौत बिना किसी बेटे के हो जाती है, तो उसका राज, चाहे उसने किसी को गोद ही क्यों न लिया हो, सीधे सीधे कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। कोई बहस नहीं, कोई बातचीत नहीं। और इस नीति को क्या तेजी से लागू किया गया। देखिए, एक के बाद एक रियासतें, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और हाँ, झांसी, सब पलक झपकते ही अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन गई। ये कंपनी के लालच का क्लाइमैक्स। लेकिन ऐसा नहीं था कि कंपनी जो चाहे करती जा रही थी और कोई कुछ बोल नहीं रहा था। नहीं, भारत के कोने कोने से इस जुल्म के खिलाफ बहुत शक्तिशाली आवाजें उठीं। और इन आवाजों में एक नाम सबसे ऊपर था, टीपू सुल्तान, जिन्हें शेरे मैसूर भी कहा जाता था। टीपू की खास बात यह थी कि वो उन कुछ लोगों में से थे जो समझ गए थे कि कंपनी की असली ताकत उसकी फौज नहीं, उसका पैसा, उसका व्यापार है। तो उन्होंने क्या किया? 1785 में टीपू ने सीधा कंपनी की दुखती रग पर हाथ रखा। उन्होंने अपने बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट बंद करवा दिया। अपने सौदागरों को भी कंपनी के साथ काम करने से मना कर दिया। और साथ ही फ्रांसीसियों की मदद से अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाना शुरू कर दिया। और ये लड़ाई सिर्फ बड़े बड़े सुल्तानों की नहीं थी। कर्नाटक की एक छोटी सी रियासत कित्तूर में जब अंग्रेजों ने कब्जा करने की कोशिश की, तो वहां की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। उन्होंने एक जबरदस्त अंग्रेज विरोधी आंदोलन की बागडोर संभाली। और ये कहानी और भी कमाल की हो जाती है। 1824 में जब रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, तो लगा कि सब खत्म। पर नहीं,
संगोली के एक गरीब चौकीदार रयन्ना ने इस लड़ाई को जारी रखा। उन्होंने कई ब्रिटिश ठिकानों और रिकॉर्ड्स को तबाह कर दिया। ये दिखाता है कि ये लड़ाई हर किसी की थी। तो कंपनी की ये नीतियां, ये कब्जे, ये दखल-अंदाजी, इन सब का गुस्सा करीब 100 साल तक लोगों के दिलों में सुलगता रहा और फिर 1857 में ये एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1857 तक कंपनी का भारत के 63% इलाके और 78% आबादी पर सीधा राज था। इतने बड़े पैमाने पर जो गुस्सा और बेचैनी फैली हुई थी, उसी ने 1857 के महाविद्रोह की जमीन तैयार की। मई 1857 मेरठ से एक छोटी सी चिंगारी उठी। सिपाहियों ने बगावत कर दी और ये चिंगारी देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई। एक पल को तो ऐसा लगा कि भारत से कंपनी का राज बस अब गया। और ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। 19वीं सदी में पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म के खिलाफ हुआ ये सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिलाकर रख दी। भले ही अंग्रेजों ने इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, पर इसके बाद भारत पर राज करने का उनका तरीका हमेशा के लिए बदल गया। तो आखिर बदला क्या? सबसे बड़ा बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया। रियासतों पर कब्जा करने की नीति रोक दी गई। अंग्रेजों ने वादा किया कि वो अब भारतीय धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। और हाँ, सेना को भी बदला गया। अवध के सैनिकों की संख्या कम करके गोरखा, सिख और पठानों की भर्ती बढ़ाई गई, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ज्यादा वफादार मानते थे। तो 1857 की क्रांति के साथ एक कंपनी का राज तो खत्म हो गया, पर सोचने वाली बात यह है कि अपने करीब 200 साल के शासन में उस कंपनी ने भारत पर ऐसी कौन सी छाप छोड़ी जिसका असर शायद आज भी हमारी जिंदगी पर पड़ता है।